नमस्कार दोस्तों, आईएएस गुरु तोमर सर में आपका स्वागत है। आज दोस्तों आईएएस गुरु तोमर सर में एक लोगो भी हमने तैयार किया है। आप इस लोगो को ध्यान रखिएगा। आज एक हॉट करंट टॉपिक जिसका सीधा सीधा संबंध भारतीय राज व्यवस्था के साथ है, उसको लेकर के हम आपके सामने आए हैं। मुझे जहां तक लगता है कि इस टॉपिक से प्रारंभिक परीक्षा में भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे जो जीएस 1 में आएंगे, ऑब्वियसली सीसेट में नहीं आएंगे। और मेंस में यदि प्रश्न आ सकता है मुख्य परीक्षा में, तो सामान्य अध्ययन के पेपर 2 में जो हमारा भारतीय संविधान भाग है, वहां से इस टॉपिक से करंट से जुड़े हुए प्रश्न आ सकते हैं। दोस्तों अभी हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली के प्रशासन को चलाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक अध्यादेश लाया गया है। इसके कारण हम लोगों को आने वाले परीक्षा में उस अध्यादेश के संदर्भ में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। और चूंकि यह अध्यादेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित है, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की अभी संवैधानिक स्थिति क्या है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में या प्रारंभिक परीक्षा में, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों इसी प्रकार के कई करंट मुद्दों को लेकर आपके सामने, जो कि आपके विषय से रिलेटेड होगा, मैं आता रहूँगा। सबसे पहले दोस्तों हमें ये देखना है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संवैधानिक स्थिति क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान में जिस अनुच्छेद को जिस भाग के अंदर रखा गया है, वह अनुच्छेद उसी भाग से संबंधित माना जाता है। जैसे 1 से 4 के अंदर कोई भी जो आर्टिकल है, तो उसको हम संघ और उसका राज क्षेत्र ही मानेंगे। नागरिकता के अंतर्गत 5 से 11 है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत 12 से 35 तक है। उसी प्रकार डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर 36 से 51 है। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हेडिंग जो है उसके अंदर जो भी आर्टिकल लिखा गया है उसकी संवैधानिक स्थिति वही है। मैं आपको व्यवहारिक संविधान बताऊंगा दोस्तों। तो उसी प्रकार दिल्ली के संबंध में जो भी अनुच्छेद हैं, मान लीजिए 239 AA है, जो भी है उससे संबंध में, वो भाग 8 संघ राज क्षेत्र और 7वां संशोधन 1956 के अंतर्गत आता है। तो हम लोग दिल्ली की संवैधानिक स्थिति जानने के लिए आर्टिकल 239 को जानेंगे, 239 AA को अच्छे से जानेंगे और इसके आधार पर यह समझने का प्रयास करेंगे कि दिल्ली की संवैधानिक स्थिति क्या है। और इसके बाद जो अध्यादेश लाया गया है वह किस अनुच्छेद के तहत लाया गया है। वैसे तो अपने को 239 AB, 239 B सब पढ़ना चाहिए, लेकिन दिल्ली को फोकस करके जितने आर्टिकल की आवश्यकता है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों ये देखें, भाग 8 क्या है, संघ राज्य क्षेत्र, और इसकी स्थापना 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत की गई है। अब इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसके अंदर जितने भी आर्टिकल हैं उसमें जो भी राज्य के बारे में लिखा गया हो या जिस क्षेत्र के बारे में, उसको संघ राज्य क्षेत्र ही माना जाएगा। तो दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो उसकी उत्पत्ति अनुच्छेद 239 से होती है। कारण दोस्तों
आखिर 239AA क्यों रखा गया? वो 239 से मैच कर रहा है। क्यों अनुच्छेद 21 के बाद 21A में शिक्षा के अधिकार को रखा गया? क्योंकि वह जीवन की स्वतंत्रता का विस्तार है। तो 239 का ही विस्तार 239A, 239AB, 239AA है। इसलिए हमें इसके बारे में जानना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, 239 उसका हेडिंग क्या कहता है? संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन। सबसे पहले 239 यही कहता है कि कोई भी देश में जो संघ राज्य क्षेत्र होगा उसका प्रशासन कौन देखेगा। तो इसका पहला 239 का फर्स्ट कहता है कि संसद द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा। इसका मतलब ये हुआ कि हमको सबसे पहले समझना होगा कि संघ राज्य क्षेत्र के ऊपर प्रशासन कैसे चलेगा। इसके लिए संसद के ऊपर कोई निर्बंधन नहीं है। संसद अगर विधि बनाती है, जो भी उस बनाई गई विधि के द्वारा प्रत्येक राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। मतलब ये तो कन्फर्म है कि संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात कि राष्ट्रपति इसका प्रयोग संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन करेगा। अब क्या कहता है? तथा वह अपने द्वारा ऐसे पदाभिधान सहित नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से करेगा। यानी 239 यह भी कहता है कि इस अनुच्छेद में पहले तो यह कहता है कि संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति चलाएगा, लेकिन राष्ट्रपति के संघ राज्य क्षेत्र के ऊपर प्रशासन चलाने के ऊपर दो निर्बंधन हैं दोस्तों। पहला, वह अपने मन से नहीं चलाएगा, संसद के द्वारा बनाई गई विधियों के अधीन चलाएगा। दूसरा, वह अपने से नहीं चलाएगा, वह अपने द्वारा एक प्रशासक नियुक्त करेगा। उसका नाम कुछ भी हो सकता है, पद अभिधान। उसका नाम LG हो सकता है, उपराज्यपाल। उसका नाम प्रशासक हो सकता है, उसका नाम चीफ कमिश्नर हो सकता है। इतना व्यापक है ये 2391। ये संविधान के 7वें संशोधन 1956 के द्वारा जोड़ा गया है। अब आइए दोस्तों, वैसे तो 239 में और भी कई प्रकार के अनुच्छेद हैं, लेकिन चूंकि मैं हेडिंग दिया हूं कि दिल्ली की संवैधानिक स्थिति, तो दिल्ली में भी चूंकि राष्ट्रपति उपराज्यपाल के माध्यम से शासन चलाता है और संसद के द्वारा बनाई गई ये जो 239AA के अधीन प्रावधान किया गया है उसके अनुसार। इसीलिए मैं अब 239 के बाद 239A की चर्चा करूंगा कि जरा आप ये समझिए कि दिल्ली और बाकी जो यूनियन टेरिटरी है दोनों के प्रशासन में क्या फ़र्क हो सकता है। अब फिर मैं दिल्ली के ऊपर आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि दिल्ली में क्या अलग से व्यवस्था है। आपको ऐसे करके पढ़ना है। तो पहले दिमाग में रखना है कि 239 किसी भी संघ राज्य क्षेत्र में शासन कौन चलाएगा इसकी बात करता है, और वह है राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति के ऊपर दो निर्बंधन डालता है। पहला, संसद के द्वारा बनाई गई विधि के अधीन, और दूसरा, वह एक प्रशासक के माध्यम से शासन चलाएगा जिसका कोई भी नाम दिया जा सकता है। अब आइए, 239 एक तरह से इस मामले में मौन है कि वहाँ का प्रशासन चलेगा कैसे। इसलिए थोड़े समय के बाद 239 के बाद एक नया आर्टिकल डालना पड़ा, इसीलिए कैपिटल A लिखा गया है और 239A डाला गया कि कुछ ऐसे यूनियन टेरिटरी जहां विधानसभा गठित करने की आवश्यकता महसूस हो,
या जहां मंत्री परिषद स्थापित करने की आवश्यकता महसूस हो वहां क्या किया जा सकता है। क्योंकि कई संघराज्य में आंदोलन चले कि मैं संघराज्य हूं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हमें विधानसभा ना मिले। तो 239A के अंतर्गत क्या लिखा गया, ये 14वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा जोड़ा गया। एक्चुअली ये जब जोड़ा गया तो उस समय कई संघराज्य क्षेत्र हुआ करते थे। गोवा का विलय करने के बाद गोवा भी उसमें संघराज्य था, अरुणाचल प्रदेश संघराज्य था, पुद्दुचेरी का विलय किए थे, पुद्दुचेरी संघराज्य था, 62 के ठीक जरा सा पहले में मणिपुर, नागालैंड सब संघराज्य क्षेत्र था। तो उस समय कई सारे यूनियन टेरिटरी थे और वहाँ पर जनता के द्वारा ये मांग उठ रहा था कि हमारे राज्य में कानून बनाने के लिए एक विधानसभा चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए 14वां संविधान संशोधन 1962 किया गया और 239A आर्टिकल को स्थापित किया गया। क्या रखा गया है, कुछ संघराज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधान मंडलों या मंत्री परिषदों का या दोनों का सृजन। हेडिंग पढ़िए, सभी नहीं, कुछ शब्द पकड़िएगा संघराज्य के लिए। यानी कि अगर सरकार को, अगर केंद्र को या राष्ट्रपति को लगेगा या संसद को कि गोवा की आबादी इतनी है, भले वो संघराज्य है उस समय, उसको एक विधानसभा देना चाहिए, तो कैसे देगा। इसके लिए संविधान में इसकी व्यवस्था की गई कि या तो एक विधानमंडल दें या तो मंत्रिपरिषद दें या दोनों दे दें। ध्यान दीजिएगा, ऐसा भी हो सकता है इस आर्टिकल का सहारा लेकर के कि संघ राज्य में केवल विधानसभा दे के छोड़ दें, मंत्रिपरिषद नहीं दें। किसी संघ राज्य में ऐसा हो सकता है कि मंत्रिपरिषद बना दें, विधानसभा नहीं बनाए, और कहीं दोनों हो सकता है। क्या कहता है इसका पहला आर्टिकल, संसद विधि द्वारा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, अब दो ही संघ राज्य है, पुद्दुचेरी और जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए। उस समय ओरिजिनल संविधान में कई सारे लिखे हुए थे, सबका नाम, अरुणाचल, गोवा, तो बाद में जैसे जैसे वो राज्य बनते गया उसको हम मिटाते चले गए। तो कहता है पुद्दुचेरी और जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए भागतः नाम निर्देशित या भागतः निर्वाचित मंत्री विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन किया जा सकता है। मतलब कि संसद को 239A यह शक्ति प्रदान करता है कि पुद्दुचेरी और जम्मू कश्मीर विधानसभा का गठन करेगा, संसद को विधि के द्वारा कर सकता है। लेकिन वह जो विधानसभा होगी उसमें भागतः नाम निर्देशित और भागतः निर्वाचित होगा। यानी अगर संसद को ऐसा लगे, जैसे अभी जम्मू कश्मीर है, कि राज्यपाल, मैं ऐसे ही बता रहा हूं, 2 महिला सदस्य को नॉमिनेट करे तो हो गया भागतः नामांकित। अब बाकी कहे कि नहीं 90 सीट पर चुनाव हो, और तब कह दे जम्मू कश्मीर विधानसभा की सीटों की संख्या 92, हो सकता है। अब तभी तो वो 2 महिला राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेगी, क्योंकि वो नामांकित होगी। तो ये भी हो सकता है कि नामांकित भागता हो और भागता निर्वाचित विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन कर सकेगी। दोस्तों अभी भी पेंच है, यदि संसद विधि बना करके जम्मू कश्मीर के लिए केवल विधानमंडल गठित करके छोड़ दे और वहां ये लिख दे कि राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेटेड 5 मिनिस्टर जो है उस प्रशासन को देखेगा, तो वह भी हो सकता है। इनमें से प्रत्येक के गठन, शक्ति और कृत्य को विधि द्वारा निर्धारित कर सकेगी। यानी ये करने के लिए संसद को कानून बनाना पड़ेगा। मतलब अगर अब आपसे कोई प्रश्न पूछे, इसके लिए मैं सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो ये संविधान में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर यूटी है। इसके लिए अब जो है ना, संसद में कायदा बनेगा
उस कायदा में, वो संसद में जो कायदा आएगा, संसद में जो वो कानून आएगा बनने, उसका हेडिंग होगा जम्मू कश्मीर संघ राज क्षेत्र प्रशासन 2023। उसमें फिर धारा 1, धारा 2, धारा 3, धारा 4, अब मान लीजिए 5वें में वहाँ लिखा जाएगा जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल। तब नीचे लिखेगा कि यदि उपराज्यपाल के द्वारा जम्मू कश्मीर विधानसभा को पहले विघटित ना कर दी गई हो तो जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होगा। तब परीक्षा में हमको उस धारा को भी पढ़ना है दोस्तों। आज हम दिल्ली के बारे में अगर कोई आपसे पूछे कि मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, सॉरी, विधानसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है, ये कहाँ लिखा हुआ है, तो उसके लिए एक्ट है दोस्तों, वो मैं भी बताऊंगा। उस एक्ट के धारा को पढ़ना पड़ेगा। अब आइए आगे बढ़ें। अब आते हैं दिल्ली को ध्यान में रख के 239A। क्या लिखा? दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। मतलब कि दिल्ली तो संघराज है ही, इसमें नहीं कह रहा है कुछ, नेचर में वो संघराज ही है, लेकिन दिल्ली के बारे में एक विशेष प्रोविजन, उपबंध 69वां संशोधन 1991 के द्वारा जोड़ा गया। क्या कहता है? दिल्ली संघराज क्षेत्र को, पढ़िए, दिल्ली संघराज क्षेत्र ही है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा जाएगा। इसमें यह नहीं लिखा गया कि आज से दिल्ली संघराज क्षेत्र को दिल्ली राज्य कहा जाएगा। इसमें कहा गया कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा जाएगा, लेकिन दिल्ली संघराज ही है, ये हमको समझना पड़ेगा। फिर क्या कहता है? तथा अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसके प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाएगा। यानी जो आर्टिकल 239 में आप पढ़े थे कि राष्ट्रपति ऐसे पदाभिधान सहित नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से शासन करेगा, इस लाइन को यहाँ क्लियर किया कि प्रशासक जिसको नियुक्त करेगा उसको हम उपराज्यपाल कहेंगे। ये ध्यान रखना है। अब आइए, अनुच्छेद 239AA में 3A क्या कहता है? विधानसभा किन चीजों पे कानून बनाएगी? तो विधानसभा राज्य सूची में, जो 7वीं अनुसूची में है राज्य सूची, उसमें लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर राज्य सूची और संवर्ती सूची पर कानून बना सकती है। जरा समझिएगा दोस्तों, कितना बड़ा बात यहां कह रहा है। यहां कह रहा है कि दिल्ली की जो विधानसभा है वो लोक व्यवस्था, भूमि और पुलिस को छोड़कर बाकी अन्य विषयों पर कानून बनाएगी। और अनुच्छेद 239AA 3B क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए किसी विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति का संसद का अल्पीकरण नहीं होगा। मतलब दिल्ली जो है उसके लिए संसद कोई कानून कभी भी बना दे, उस शक्ति का अल्पीकरण नहीं होगा। यानी संसद तो जब चाहे तब दिल्ली के लिए कानून बना सकता है। अगर संसद नहीं बनाया है तब तक इन 3 विषयों को छोड़कर दिल्ली विधानसभा बाकी चीजों पे कानून बनाएगी। अब आइए 239AA 4 क्या कहता है? अब राज्यपाल को विवेकी शक्ति क्या क्या दिया गया है, वो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ठीक है ना, प्रशासन अधिनियम 1992 के अंतर्गत 56 धारा है जिसमें लिखा हुआ है कि उपराज्यपाल की विवेकी शक्तियां क्या है। लेकिन यहां क्या कहता है? जिन विषयों पर उपराज्यपाल को विधि द्वारा विवेकी शक्ति अपेक्षित है, जिस पे उपराज्यपाल को विवेकी शक्ति है उस पर तो उपराज्यपाल अपने ही विवेकी शक्ति का प्रयोग करेगा।
उसे छोड़कर उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद के सलाह पर काम करेगा। जिस प्रकार से राज्यपाल किसी राज्य के मंत्रिपरिषद के सलाह पर काम करता है, वैसे ही दिल्ली का उपराज्यपाल अपनी विवेकी शक्तियों को छोड़कर बाकी जो भी एक है विषय, उस पर दिल्ली के मंत्रिपरिषद के सलाह पर काम करेगा। लेकिन ये नहीं मान लेना है कि मंत्रिपरिषद को एब्सोल्यूट पावर दिया गया है। दोस्तों, मैं संविधान को इस तरह से व्यवहारिक तरीके से पढ़ाता हूँ। क्या कह रहा है देखिए, परंतु उपराज्यपाल और मंत्रियों के बीच किसी विषय पर मतभेद की दशा में, यानी उपराज्यपाल को तो एक सेफ कोना दिया गया कि इन इन विषयों पर आपकी विवेकी शक्ति है, लेकिन उसके अलावा जिस पर उपराज्यपाल को विवेकी शक्ति नहीं है, यदि उसमें उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच विभेद हो जाए, मतभेद, तो उपराज्यपाल राष्ट्रपति को भेज देगा। यानी मंत्रिपरिषद के सलाह को मानने के लिए उपराज्यपाल बाध्य नहीं था पहले भी, वो राष्ट्रपति को भेज देता और राष्ट्रपति के विनिश्चय के अनुसार उपराज्यपाल कार्य करेगा। और वहां से अगर वो राष्ट्रपति लिख दिया कि उपराज्यपाल का जो निर्णय है वही लागू होगा, तो फिर उपराज्यपाल उसी के अधीन काम करेगा। अगर राष्ट्रपति महोदया लिख दें कि नहीं, ये मंत्रियों के द्वारा कहा गया, मंत्रिपरिषद के द्वारा दिया गया निर्णय ही मान्य है, तो उपराज्यपाल को उसके अनुसार काम करना पड़ेगा। इसका मतलब कि दिल्ली के मंत्रियों को वो संपूर्ण शक्ति नहीं है कि उसके सलाह पर उपराज्यपाल काम करे। अब आइए 239 AA का 7A क्या कहता है। 70वां संविधान संशोधन 92 के द्वारा जोड़ा गया। संसद पूर्वगामी खंडों को प्रभावी बनाने के लिए 239 AA में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये जो 7 उप अनुच्छेद हैं, उनको प्रभावी बनाने के लिए विधि द्वारा वो बंद करेगी। यानी कायदा बनाना पड़ेगा संसद को। राज्यपाल को कौन सी विवेकी शक्ति देंगे, उसके लिए उपराज्यपाल को कानून बनाना पड़ेगा। अब आइए 239 AA 7B क्या कहता है। कहता है कि ये जो ऊपर वाला अनुच्छेद है, उसके अंतर्गत यदि संसद विधि बनाने निकलता है तो उसको 368 के प्रयोजन के लिए, हालांकि संविधान में तो संशोधन ही हो रहा है, आप अगर उस ऊपर के आर्टिकल में कुछ भी नया लिखना चाहते हैं तो वो तो संशोधन हो रहा है, लेकिन 368 के प्रयोजन के लिए संविधान संशोधन इस बात के होते हुए भी नहीं समझा जाएगा। यानी उस प्रक्रिया को साधारण कानून के तहत पारित किया जाएगा। मतलब यहाँ संविधान संशोधन विधेयक वो नहीं माना जाएगा, यानी उसको लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग पास नहीं कराना है, दोनों जगहों पर साधारण बहुमत से पास कराना है। और अगर मतभेद हो जाता है तो दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में इसको पारित कराया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे कुछ वार्तालाप करना चाहता हूँ। IS गुरु तोमर सर की स्थापना का मूल उद्देश्य यही है कि जो बच्चे कॉलेज के साथ साथ तैयारी करना चाहते हैं, उनको हो सकता है कि दूर दराज के क्षेत्र में वो रह रहे हों और दिल्ली वो नहीं आ पा रहे, तो उनको दिल्ली की गुणवत्ता वाली ही कोचिंग कैसे मिले। बल्कि मैं तो कहूँगा कि ये कोर्स दिल्ली के कोचिंग के गुणवत्ता से बहुत आगे है, वो नहीं पहुँच सकता है यहाँ तक। तो कॉलेज के साथ साथ तैयारी करने का आपके पास एक सुनहरा अवसर है। आपको आपका शहर नहीं छोड़ना है। UPSC नाम है ऑथेंटिक बुक कोर्स। इसमें हम जितने भी ऑथेंटिक बुक्स होंगे, इसका और डिटेल्स हम आगे लेकर आएंगे, आपको पूरा एक वीडियो उस पर बनाएंगे। आज जानिए कि KC श्रीवास्तव हो गया, सविंदर सिंह हो गया, बेयर एक्ट हो गया, ऐसे जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उसको इस बोर्ड में लगा करके लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाएंगे।
और आपको नोट्स बनवाएंगे और आपको समझाएंगे कि कैसे तैयारी करना है। 1000 घंटों की यह कक्षा होगी 1 साल के अंदर। ऐसा न्यू ऑनलाइन बैच शुरू होने जा रहा है 10 जुलाई 2023 से। ये ऑनलाइन बैच है हिंदी भाषी राज्यों के लड़कों के लिए जो कि दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं। और इसका पूरा प्लान लेकर के हम आगे आ रहे हैं कि ऑथेंटिक बुक्स क्या है, सारे बुक्स का पहले नाम बता देंगे और उसी किताब को लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे। भारत के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों के लिए ये स्पेशल ऑनलाइन यूपीएससी बैच है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल करके जान सकते हैं। इसका नंबर है 9427253077। ध्यान रखना है, लास्ट में 77 है, ये नंबर है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके या कॉल करके इस कोर्स के बारे में, जो एकदम पूरी तरह से प्रारंभिक परीक्षा के GS 1 को फोकस करके ये कोर्स लॉन्च किया गया है, 1000 घंटे का ये ऑनलाइन कोर्स आपको मिलेगा। अब जरा आगे बढ़ें। अब आइए दोस्तों, ये जो दिल्ली की स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए आप क्या देख रहे हैं कि सारा अधिकार संसद को है। लेकिन अगर संसद सत्र में ना हो और दिल्ली के लिए जो है कोई कायदा बनाने की आवश्यकता हो जाए तो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत संविधान किसकी इजाज़त देता है? तो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अब देखिए क्या लिखा है। उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में हैं, में नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक है, यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना उसके लिए आवश्यक हो गया है, तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा। यानी 239 AA के 7A में जो संसद को 239 AA के 1 2 3 4 5 6 7 के अंदर विधि बनाने की शक्ति दी गई है, अगर संसद सत्र में ना हो तो क्या होगा? तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ये इसका मतलब हुआ। इसका 2 क्या कहता है? इस अनुच्छेद के अधीन जो अध्यादेश आएगा उसकी वही शक्ति होगी जो संसद के द्वारा बनाया गया नियम होगा। लेकिन जैसे ही संसद का अगला सत्र आएगा, दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा। अगर ये नहीं रखा गया तो संसद के शुरू होने की समाप्ति के पहले, यानी संसद समाप्त होने के 6 सप्ताह के बाद ये प्रभावी नहीं रह जाएगा। राष्ट्रपति यदि चाहे तो इसे किसी भी समय वापस ले सकता है और संसद इस अध्यादेश को या राष्ट्रपति इस अध्यादेश को उस स्तर तक लाने में सक्षम नहीं है जिस स्तर तक संसद को अधिकार नहीं मिला है। अब आइए दोस्तों, मैं अगले एपिसोड में जो आपके लिए लेकर आ रहा हूं वो यही है हेडिंग, कि अगले एपिसोड में मैं पढ़ाऊंगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एक्ट 1991 क्या कहता है, जिसके अंदर 56 धाराएं हैं। और तब आप समझेंगे कि अभी जो दिल्ली सरकार के लिए 2023 में अध्यादेश आया है, फिर उस अध्यादेश को उस दिन पढ़ाएंगे। उसमें केवल एक लाइन ध्यान रखना, यही लिखा है कि 239 AA 3B को 239 AA 7 के साथ जोड़कर पढ़ना चाहिए।
अब दोस्तों आपके सामने एक ऐसे कोर्स के बारे में अपना विचार हम रखने जा रहे हैं कि ये भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ कोर्सों में से एक है। हम हमेशा कह रहे हैं आपको कि मैं IAS गुरु तोमर सर की स्थापना इसीलिए किया हूँ कि प्रत्येक राज्य में, विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और भी कई राज्य जहाँ के बच्चे हिंदी समझ सकते हों, गुजरात, महाराष्ट्र, उन बच्चों के लिए मैंने कॉलेज के साथ साथ क्लासेस कर सकें इसके लिए 2 कोर्स बनाया है। एक कोर्स मैं पहले बता चुका हूं और दूसरा कोर्स जो है वो है कक्षा 12 के पश्चात कॉलेज के साथ साथ तैयारी करने का सुनहरा अवसर। यानी जो बच्चे 2023 में 12वां पास किए हैं उनके लिए ये फर्स्ट ईयर का कोर्स जो है बहुत ही लाभदायक होगा, या वैसे बच्चे जो NCERT पढ़ना चाहते हैं, UPSC NCERT कोर्स, यह भी कोर्स 1000 घंटे का होगा। न्यू ऑनलाइन बैच है जो कि 10 जुलाई 2023 से शुरू होगा। भारत के सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले छात्रों को 1000 घंटे का NCERT का कोर्स मिलेगा दोस्तों। इसमें पूरा डिटेल्स में 1-2 दिन बाद बताऊंगा। अभी ये स्पेशल ऑनलाइन कोर्स है NCERT का, तो अगर आप इस कोर्स में जुड़ना चाहते हैं और कुछ आपके अंदर जानकारी लेने का इच्छा है तो आप ये फ़ोन नंबर पर या तो व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं या इस फ़ोन नंबर से फ़ोन करके पूछ सकते हैं 9427253077। दोस्तों बेहतरीन रिसर्च करने के बाद जो मेरा 23 साल का अनुभव है, इस दोनों कोर्स में कोई फैकल्टी नहीं है, रजनीश सिंह तोमर से ही आप पूरी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि जो अभी चल रहा है यूट्यूब वगैरह में कि मेंटरशिप प्रोग्राम। क्या होता है भाई? मतलब हम एक अकेले जान रहे हैं और मेंटरशिप के नाम पे एडमिशन ले लिए और उसके बाद 2 बार PT पास किए हुए लड़के को आपके पीछे लगा दिए, गुणवत्ता कहाँ से आएगा? तो ये भारत का पहला कोर्स है और बाकी कोचिंग वालों के लिए ये बहुत बड़ा रास्ता है कि भाई गुणवत्ता क्यों गिरा रहे हो। अगर तुम्हारा पर्सनल रेपो बढ़िया है, अगर मैं बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ तो मैं लड़कों को 1000 घंटे पढ़ा करके उनको सेटिस्फाई करूँगा। तो दोस्तों इस कोर्स के लिए आप जो भी जानना चाहते हैं हमसे फ़ोन करके जुड़ सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो लेक्चर था वो हमने आपको पूरा का पूरा क्लियर किया। दिल्ली के ऊपर कौन कौन से संवैधानिक प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग IAS गुरु तोमर सर में अगले एपिसोड के लिए। आप इंतज़ार करिएगा, थोड़े रुक कर एपिसोड ज़रूर आएंगे क्योंकि गुणवत्ता के लिए समय लगता है। लेकिन आपके IAS प्रीलिम्स की तैयारी जो आज आपने मेरे साथ एकदम सॉलिड तरीके से सीखा, ऐसे ही टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।